आज आईआर का नेक्स्ट जो लेक्चर है इसमें हम पढ़ते हैं एलिमेंट्स ऑफ स्टेट पावर। और यानी स्टेट पावर की क्या एलिमेंट्स होती है, कौन कौन सी एलिमेंट्स होती है। एक स्टेट की जब सलाहियत होती है, एक स्टेट की जो पावर होती है उसमें क्या आती है। यानी अगर एक स्टेट हम कहते हैं कि ये पावरफुल स्टेट है, ये वीक स्टेट है, तो वो किस बुनियाद में हम इसको कह सकते हैं कि ये पावरफुल स्टेट है और वो वीक स्टेट है। या जैसे हम कहते हैं कि अमेरिका सुपर पावर है, तो वो कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद है। या हम कहते हैं सऊदी, चाइना या जापान वगैरह, ये भी दुनिया में एक वो स्टेट है जो अपने ही असर रसूख रखते हैं। तो वो कौन से बुनियाद, तो इसको कहते हैं एलिमेंट्स ऑफ स्टेट पावर। वो कौन से एलिमेंट्स है जो एलिमेंट्स में हम ये पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसको हम कहते हैं कि कौन कौन से इसमें कैपेबिलिटीज है। द कैपेबिलिटीज आर रिसोर्सेज हेल्ड बाय ए स्टेट दैट आर कंसिडर्ड नेसेसरी टू इट्स असर्टिंग इन्फ्लुएंस ओवर अदर्स। एलिमेंट ऑफ स्टेट पावर उसको, उस सलाहियत या उस रिसोर्सेज को कहते हैं कि अगर एक स्टेट के साथ हो तो वो दूसरे स्टेट पे अपनी असर रसूख बढ़ा दे, यानी दूसरा स्टेट इसकी बात को मनवा दे। तो वो कौन कौन से पावर्स होते हैं इसमें। सबसे पहले हम इसको थ्री मेन पार्ट्स में इसको तकसीम करते हैं जो स्टेट की पावर से। कुछ एक होता है टेंजेबल, एक इनटेंजेबल, और तीसरा जो होता है वो पंजेबल पावर्स है। टेंजेबल पावर में ये वो रिसोर्सेज, सबसे पहले टेंजेबल पावर यानी वो रिसोर्सेज होती हैं जैसे एक स्टेट की टेरिटरी है, तो पॉपुलेशन इसमें से, साइज मिलिट्री ऑफ की पावर इकोनॉमी होती है, है। ये टेंजेबल में। और जियोग्राफिक पोजीशंस है, मिसाल एक स्टेट की जो जियोग्राफी है वो मेन इम्पॉर्टेंट अदा करती है। जैसे पाकिस्तान की जियोग्राफी यही भी, क्योंकि साउथ एशिया के लिए भी यही से रूट निकलता है, और जितने भी ममालिक है सेंट्रल एशिया की वो यही से कनेक्ट हो रहे। यही पे, और इसके साथ साथ यही पे डीप सी पोर्ट से, तो जियोग्राफिक पोजीशंस भी एक अहम किरदार अदा करती है। तो ये सारे एक टेंजेबल पावर है। और इसके साथ नेचुरल रिसोर्सेज जो क्रूड ऑयल्स होती है या गैस होती है, ऑयल वगैरह, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं। कोल है, क्रोमाइट वगैरह, जितने भी मिनरल्स मौजूद होते हैं, जिस स्टेट के साथ ये चीज़ होती है तो उसकी पावर होती है। और टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटीज़ जैसे जापान है, जर्मनी है, या अमेरिका खुद है, तो इसमें क्या है, इसके साथ टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी आजकल के जो 21st सेंचुरी है वो टेक्नोलॉजी की मेन इंपॉर्टेंट होती है। जिस स्टेट के साथ भी ये कैपेसिटी होती है तो वो स्टेट आगे चली जाती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ही मेन रोल अदा करती है। सारे काम जो पहले इंसान करते थे अभी रोबोट करते हैं, तो टेक्नोलॉजी की मेन इंपॉर्टेंट होती है। जिस स्टेट के साथ ये हुई, यानी उसके साथ टेंजेबल पावर और है। वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, जिस स्टेट की ट्रेड ज़्यादा होती है तो वो अपना असर रसूख बढ़ाती है दुनिया में, क्योंकि अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाती है, उसके साथ इकोनॉमी मजबूत होती है इसकी। तो ये भी टेंजेबल पावर में आ रहा है। सेविंग इन्वेस्टमेंट, जैसे चाइना दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी होती है, क्योंकि चाइना की सेविंग भी होती है और वो दुनिया में इन्वेस्टमेंट भी कर रही। सीपीए की जैसे बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, उबार है, इसी के ज़रिए से दुनिया में वो अपने ही असर रसूख बढ़ा रही। और इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी, अगर हम देखें चाइना दुनिया में एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, क्योंकि वो इंडस्ट्रियली जो इसकी इंडस्ट्रीज है वो बहुत बड़ी होती है, पूरी दुनिया में अपनी प्रोडक्ट को बेच रही है। जैसे पाकिस्तान में हम देखें सारी चीज़ें, तो वो क्या लिखा हुआ है, मेड इन चाइना। एक सिर्फ पाकिस्तान नहीं ना, पर पूरी दुनिया में सिर्फ अमेरिके और इसके दरमियान में भी बहुत बड़ा ट्रेड सरप्लस होगा। तो अमेरिके के साथ इतना ट्रेड सरप्लस होगा, तो अमेरिके ने इस वजह से जो ट्रम्प के दौर में इस पे टैरिफ ज़्यादा लगाए, क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी चाइना की ज़्यादा है। वो कोई जो वो होता है किसी का भी इसके साथ यानी इतना पावरफुल नहीं है कि इंडस्ट्री के इसके साथ मुकाबला करे। टेंजेबल पावर की हम डिफिनेशन करते हैं, ये वो पावर या वो अथॉरिटी है जो एक स्टेट दूसरे पे वो यानी ऑब्जर्वेबल होती है। हम देख सकते हैं इस पावर को, जैसे मिसाल के तौर पर रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज हम देख सकते हैं, कमोडिटीज़ जितने भी चीज़ें हम देख सकते हैं, मेजरेबल है। वो पावर, वो अथॉरिटी जो हम देख सके, जो चीज़ें कंक्रीट हो, जो हम देख सके, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं टेंजेबल पावर। यानी जिस स्टेट के साथ ये चीज़ें हो तो वो टेंजेबल पावर में आते हैं। मिसाल के तौर पर जिसके साथ मिनरल्स हो, जिसकी मिलिट्री मजबूत हो, जिसकी साथ टेक्नोलॉजी हो, और जिसके साथ पॉपुलेशंस हो, जिसकी
जियोग्राफिक पोजीशन अच्छी हो, तो ये क्या है, ये सारे ये टेंजेबल पावर है। टेंजेबल पावर वो पावर होते हैं जो हम देख सकते हैं, जो कंक्रीट हो, जो मेजरेबल है, जिसकी अथॉरिटी हम देख सके, तो वो हुई टेंजेबल पावर और है। इसके साथ हम दूसरा पढ़ते हैं जो इनटेंजेबल पावर है। इनटेंजेबल पावर वो असर रसूख, वो अथॉरिटी होती है जो हम देख ना सकते, जो कंक्रीट ना हो, जो मेजरेबल ना हो, जो ऑब्जर्वेबल ना हो। यानी वो चीज़ें जो स्टेट के साथ हो, ये वो पावर्स होते हैं जो स्टेट के साथ है लेकिन हम देख नहीं सकते। तो इसको क्या कहते हैं, इनटेंजेबल पावर कहते हैं। जैसे पॉलिटिकल पावर्स है, एक स्टेट की पॉलिटिकल पावर है, ये तो क्या है, यानी कंक्रीट चीज़ नहीं है, इसको हम देख नहीं सकते हैं। तो पॉलिटिकल पावर की वजह से या इसकी वैल्यूज़ की वजह से, पॉलिटिकल कल्चर की वजह से वो दुनिया में अपनी ही आइडियोलॉजी को मजबूत कर रहा है। अपनी आइडियोलॉजी इतनी मजबूत आइडियोलॉजी है जो दूसरे स्टेट भी इसको माने। जैसे डेमोक्रेसी है, सही है, कैपिटलिज्म है, पूरी दुनिया मान रहे है। सोशलिज्म या जो ये उसका था, ये रशिया और उसका जो निज़ाम था वो फेल हो गया था, क्योंकि वो जो रशियन मॉडल था या चाइनीज़ मॉडल था वो लोग नहीं चाह रहे थे जिस तरह कैपिटलिज्म चाह रहे थे, क्योंकि सारे लोग डेमोक्रेसी पे ही बिलीव करते हैं। तो पूरी दुनिया में जो अमेरिकन आइडियोलॉजी है या यूरोपियन की ममालिक की जो आइडियोलॉजी है, उसके असर रसूख बढ़ रहे। क्यों बढ़ रहे, वो एक सॉफ्ट पावर के तौर पर प्रोजेक्ट हो रहे। तो ये इंटेंजिबल पावर वो पावर है जिसको हम देख ना सके, लेकिन इसकी अपनी असर रसूख होती है, अपनी असर रसूख दुनिया में प्रोजेक्ट हो रही है। मिसाल कम्युनिज्म को डिफीट किया, कम्युनिज्म क्योंकि कम्युनिज्म चाहते ही नहीं थे लोग कैपिटलिज्म चाहते थे। तो बहुत से जितने लोग थे, तो इसी वजह से ही ये आइडियोलॉजी दुनिया में मजबूत हुई, पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट की। आफ्टर कोल्ड वार वार के बाद तकरीबन अभी पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी ही चल रही है। और जो तीसरा हम इसमें देख सकते हैं, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, जिस मुल्क के भी ये इंस्टीट्यूशंस मजबूत रहते हैं तो उसकी अपनी एक रसूख रहती है, क्योंकि जितने ये इंस्टीट्यूशंस हर एक अपने ही दायरे में काम करती है। तो ये एक कंक्रीट पावर नहीं है, क्योंकि ये हम टच नहीं कर सकते, जो अनटचेबल पावर है। लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। और इसके अलावा एजुकेशन लेवल भी हम देख सकते हैं, जिसकी एजुकेशन लेवल मजबूत हो, नेशनल मोराल हो, इंटरनल सोलिडरिटी हो, तो ये वो चीज़ें होती हैं कि आगे एक स्टेट के लिए बहुत मौसर साबित होंगे, क्योंकि ये मेन फैक्टर्स होते हैं। और ये इंटरनल सोलिडरिटी वगैरह अगर एक स्टेट में मजबूत होते हैं, तो इसी से एक स्टेट की पावर की यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो दो किस्म के इंटेंजिबल पावर वो पावर है जो हम देख ना सके, ऑब्जर्व ना सके, और इसको इसकी अपनी असर रसूख हो, तो इसको इंटेंजिबल पावर और कहते हैं। इसमें तीसरे किस्म के पावर हम पढ़ते हैं, पंजेबल पावर पढ़ते हैं। पंजेबल पावर्स वो पावर्स होते हैं जो एक्सचेंज हो रहे, जो तब्दील हो रहे। Fungible power refer to the ability to exchange or substitute one form of influence or authority for another, open without significant loss of effectiveness. जैसे वाल्स क्या कह रहे कि पावर इज मच मोर पंजेबल। ये वाल्स एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, तो वो ये कह रहे पंजेबल कमोडिटीज़ में क्या आती है, गोल्ड आती है, क्रूड ऑयल आती है, प्रेशियस मेटल आती है, करेंसीज आती है। तो इससे हम यानी चीज़ें ले सकते हैं पंजेबल पावर, यानी इसे हम इंटेंजेबल भी ले सकें, टेंजेबल भी। जिस स्टेट के साथ ये हो तो इसकी रिप्यूटेशंस बढ़ी, और यानी इसे हम मिलिट्री अपनी बढ़ा सकती है, इसमें हम टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, इसके साथ साथ हम इसकी जो दूसरी चीज़ें, इसे हम वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बढ़ा सकते हैं। यानी ये ऐसे कि टेंजेबल इंटेंजेबल दोनों के लिए ही ज़रूरी है, तो उसको हम पंजेबल कहते हैं। ख़ास तौर पर मनी जो कहते हैं कि ये सबसे ज़्यादा यानी मोस्ट पंजेबल पावर है मनी, क्योंकि मनी से हम हर चीज़ ले सकते हैं। तो पंजेबल पावर वो पावर्स होते हैं जिससे हम दूसरे चीज़ें ले सकते हैं, जिससे हम टेंजेबल इंटेंजेबल दोनों को ही बढ़ा सकते हैं। तो पंजेबल पावर यानी इंटर कन्वर्टेबल पावर्स है। ये वो पावर्स है कि ये दूसरे ही दोनों ही एक दूसरे से हम दोनों को ही इससे ले सकते हैं, ये पंजेबल पावर्स है।